मानव उत्सर्जन तंत्र बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो नाइट्रोजनीय अवशिष्ट होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एनिमल्स जो है उनको क्या किया था, डिवाइड किया था। आज हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का, किन किन जो भागों से मिलकर या किन किन उत्सर्जन अंगों से मिलकर मानव उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखो कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले वृक्क आता है। वृक्क का मतलब किडनी, ठीक है। किडनी, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र है उसका। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ, ये देखिए डायग्राम है मानव उत्सर्जन तंत्र का। ये किडनी हो गई, किडनी का मतलब वृक्क हो गई। फिर उसके बाद ये यूरेटर लिख रखा है, ये आपके दोनों नलियां, देखो दो किडनी, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और इससे दो मूत्र वाहिनियां क्या कर रही है, निकल रही है। उसके बाद ये थैले जैसी संरचना है, ठीक है, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं और इसे यूरिनरी ब्लैडर बोला गया है इंग्लिश के अंदर। फिर है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारा मूत्र मार्ग होता है और ये मूत्र जो छिद्र, मूत्र जनन छिद्र होता है, उसके रूप में शरीर से बाहर क्या होता है, खुलता है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हमारी किडनी है, इसके ऊपर जो हमारी ग्रंथि होती है वो पाई जाती है, जो कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है ना। तो इन सारे पार्ट से मिलकर मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है वो बनता है। तो इस पार्ट के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? जो उत्सर्जन तंत्र का जो पहला मुख्य अंग है वो है हमारी वृक्क। मेन हिस्सा यही है, यही हमारे रक्त को क्या करता है, छानता है और मूत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, किडनी की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो जो मानव की वृक्क होती है, एक जोड़ी पाया जाता है। एक जोड़ी का मतलब है कि दो होती है टोटल, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? हमारा जो पृष्ठीय भाग होता है, मतलब आगे की ओर नहीं होती है, जैसे हमारा शरीर है तो उसमें आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर, ठीक है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके दोनों ओर पाई जाती है, डायफ्राम के नीचे। आगे बात समझ में? तो ये पाई जाती है, सेम के बीच की आकृति होती है, मतलब इस तरीके की संरचना होती है, जैसे कि राजमा होता है ना, उस तरीके से। उसके बाद आता है नेक्स्ट, कितना लंबी कितनी होती है। ये किडनी का डायग्राम मैंने बना रखा है। तो लंबी होती है 11 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी जो होती है, मतलब ये चौड़ाई है यहाँ पर, ये चौड़ाई इसकी होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। फिर इसकी मोटाई, अगर हम लोग, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, अगर इसकी मोटाई को देखते हैं तो इसकी जो ब्रॉडनेस होती है वो होती है 5 से 6 सेंटीमीटर, सॉरी, थिकनेस जो होती है वो होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसका जो वेट होता है वो होता है मनुष्य के अंदर 120 ग्राम से लगाकर 170 ग्राम के लगभग इसका वेट होता है, ठीक है। अब ये हमारी उदर गुहा, मतलब जो हमारा ये जो चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर किडनी क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। और हमारी उदर गुहा की जो भित्ति है, जैसे ये भित्ति है शरीर की, ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, यहाँ पर मान लो ये किडनी है, तो पेरोटोनियम नामक जो झिल्ली होती है, कौन सी? पेरोटीनियम, ठीक है। ये झिल्ली जो होती है वो इस किडनी को इस भित्ति से चिपकाने का काम करती है। मतलब ये किडनी है तो इस भित्ति से, ये हमारी उदर गुहा की भित्ति है, इस भित्ति से ये किडनी है मान लो, तो ये चिपकाने का काम जो करेगी वो कौन सी लेयर करेगी? पेरिटोनियम जो होती है वो झिल्ली इसको क्या करती है, चिपकाने का काम करती है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है किडनी का जो बाहरी सतह होती है वो कैसी होती है, उत्तल होती है ना, उभरी हुई है। और अंदर वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है। ये चीज ध्यान रखना कि बाहरी सतह कैसी होती है, उत्तल होती है, और अंदर वाली, ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समझ आ गया? तो बाहरी संरचना उत्तल और अंदर वाली सतह कैसी होगी, अवतल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे किडनी के नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टर्म है उनको हम देखते हैं। तो किडनी जो होती है उसके बाहरी सतह और अंदर वाली सतह होती है, लेकिन इसका जो किडनी के जो है क्षेत्र हम डिवाइड करते हैं, तो किडनी को हम क्या करते हैं, दो क्षेत्रों में डिवाइड कर पढ़ते हैं बेटा। बाहरी क्षेत्र जो है इसका वो कहलाता है वलकुट, ठीक है। और भीतरी सतह क्या कहलाती है, मध्यांश या मेडुला,
ठीक है, और वलकुट हमारा कहलाता है कॉर्टेक्स। इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में वलकुट कहते हैं। मध्य यानी इसका ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वलकुट कहलाता है। मतलब ये जो डार्क कलर का, डार्क रेड कलर का हिस्सा होता है बाहर की ओर, ये क्या कहलाता है, वलकुट। और ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हो ये मध्यांश कहलाता है। अब किडनी के बाहर एक पतली सी परत पाई जाती है, ठीक है, पतली सी परत पाई जाती है, रेशेदार संयोजी उत्तक की बनी हुई। ये एक आवरण पाया जाता है, मतलब ये किडनी है, इसके बाहर एक आवरण होगा इस तरह से, जो कि रेशेदार संयोजी उत्तक का बना हुआ है। और इस आवरण को वृक्क खोल कहा जाता है। खोल, खोली कहते हैं ना, रजाई पे खोली चढ़ाते, खोली क्या होती है, रजाई का आवरण। वैसे ही रेशेदार संयोजी उत्तक का बना हुआ किडनी के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे वृक्क खोल या ट्यूनिका फाइब्रोसा के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। समझ आ गया। फिर अंदर अब ये किडनी का क्षेत्र है, ये क्या आ गया हमारा, वलकुट, ठीक है। और ये अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मध्यांश कहलाता है। लेकिन जो डार्क कलर का होता है बाहरी हिस्सा, ये ध्यान रखना, वलकुट जो होता है डार्क होता है। अब किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई वो क्या होती है, वृक्राणु होती है। वृक्राणु या नेफ्रॉन जिन्हें कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है इसको। ये नेफ्रॉन की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं इन शॉर्ट, इसको ब्रीफली हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको पढ़ा रही हूं क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं मिटा देती हूँ। आ गया डायग्राम याद, 10th के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है इसको, है ना। कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये बोमन संपुट, कंबाइनली मेल पिगी काय कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हैनले लूप और संग्रहण नलिका, ये मतलब बहुत सारी नेफ्रॉन, कम से कम 10 से 12 लाख की नेफ्रॉन्स जो है वो मिलकर किडनी का क्या करेगी, निर्माण करेगी। आ रही है बात समझ में। ये जो वृक्राणु होते हैं यही मिलकर क्या करते हैं, इस किडनी का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और क्या कहा जाएगा, कार्यात्मक इकाई। मतलब छानने का काम भी यही करती है रक्त को, ठीक है। तो ये क्या हो गई, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई हो गई, और निर्माण भी यही करती है ना। तो यहाँ पर ये जो हैनले लूप वाला हिस्सा और जो संग्रहण नलिका वाला हिस्सा है, ये दोनों हिस्से तो पाए जाएंगे कहां पर, मध्यांश के अंदर। बचता क्या है, मेलपीगी काय, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। कौन कौन से, मिटा रही हूं अब मैं, कौन कौन से हिस्से, मेलपीगी काय, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट दोनों आते हैं, फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका और दुरुस्त कुंडलित नलिका है। यानी जितने भी नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर उपस्थित है ना, वो सारे के सारे के मेलपीगिकाय, समीपस्थ और दुरुस्त कुंडलित नलिका के जो हिस्से हैं वो सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे, वलकुट का निर्माण करेंगे। फिर आता है मध्यांश। तो मध्यांश में वृक्राणु का कौन सा हिस्सा पाया जाएगा, क्या बच गया, हैनले लूप बच गया, ठीक है, और क्या बच गया, संग्रहण नलिका बच गई। तो ये संग्रहण नलिका और हैनले लूप जो होंगे, जितने भी नेफ्रॉन उपस्थित है वो कहाँ पाए जाएंगे, मध्यांश में पाए जाएंगे। तो ये चीज आप क्या करना, ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि मेलपीगिकाय है, ठीक है, ये एक इस तरह से गुच्छा सा बन गया, तो यह कणिकामय, ये वाला हिस्सा कैसा हो जाता है, मेलपीगिकाय की उपस्थिति के कारण कणिकामय हो जाता है, काफी डार्क कलर, डार्क रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वलकुट और जो मध्यांश है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस की, इस वजह से इनकी संरचना क्या होती है, ऐसी होती है। समझ आ गया। तो दो क्षेत्रों में हमने इसको डिवाइड किया, वलकुट और मध्यांश, ठीक है। अब आप अगर देखते हो तो वलकुट का ये जो हिस्सा है वो निकलकर इधर मध्यांश में धसा हुआ है, इस तरीके से है कि नहीं है, ये देखो तीखा तीखा निकलकर किसमें धसा हुआ है, मध्यांश में। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं बर्टनी के
बर्टनी के स्तंभ, क्या बोलते हैं? बर्टनी के स्तंभ, यानी वलकुट का वो हिस्सा जो निकलकर मध्यांश में धंसा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। आई होप कि समझ में आया। ठीक है, फिर उसके बाद ये बर्टनी के स्तंभ है ना, ये बर्टनी के स्तंभ, ये बर्टनी के स्तंभ, अब इनकी वजह से ये मध्यांश जो है छोटे छोटे पिंडों के रूप में, जो कि शंक्वाकार होते हैं, मतलब शंकु के आकार के होते हैं ये पिंड, है ना। तो ये शंक्वाकार जो है पिंड जो है उसके रूप में मध्यांश क्या होता है? बट जाता है। मध्यांश शंक्वाकार पिंड के रूप में बट जाता है। तो ये जो पिंड जो दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इन पिंडों को हम बोलेंगे पिरामिड। क्या बोलेंगे? पिरामिड। तो मध्यांश जो है वो बर्टनी के स्तंभ के कारण छोटे छोटे शंक्वाकार इस तरह से ये पिंडों में बटा हुआ दिखता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। समझ आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये पिरामिड हो गए, मिटा देती हूं यहां पर, ये पिरामिड। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि देखो मैंने कहा किडनी के जो अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो बाहर से ये कैसी होती है? उत्तल, और अंदर से कैसी होती है? अवतल, है ना। तो अवतल वाले हिस्से पर एक छेद पाया जाता है जिसे हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस छिद्र को हाइलम बोलते हैं। अब इस हाइलम के अंदर, इस छिद्र के अंदर क्या होता है? क्या क्या प्रवेश करता है? यानी कुछ जो नलिकाएं हैं वो प्रवेश करती है और कुछ जो होती है वो बाहर निकलती है। तो जो प्रवेश करेगी वो कौन सी होगी? धमनी। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे वृक्कक धमनी। ठीक है, धमनी इसके अंदर प्रवेश करती है और जो स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या करेगी? प्रवेश करेगी, वो कौन सी होगी? धमनी के अलावा जो स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रवेश करेगी वो होगी तंत्रिका। धमनी और तंत्रिका क्या करती है? प्रवेश करती है, यानी अंदर जाती है। एक तो धमनी जाएगी इसके अंदर, इसके मतलब इस छिद्र के द्वारा धमनी अंदर जाएगी, और तंत्रिका जो होती है वो प्रवेश करती है अंदर की ओर। और बाहर कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकलेगी? क्या बच गई? शिरा बच गई। अब आपको पता है हम लोगों ने डायग्राम देखा था तो मूत्र वाहिनी आ रही थी, तो मूत्र वाहिनी इससे बाहर निकलती है। इससे क्या होती है? मूत्र वाहिनी हो गई, शिरा हो गई, ये जो नलियां है वो क्या होती है? बाहर निकलती है। और लसिका वाहिनी जो होती है, ठीक है, मूत्र वाहिनी और सेकंड लसिका वाहिनी, ये सब क्या करती है? बाहर निकलती है। कौन कौन सी? देखो अंदर कौन प्रवेश करेगा इस छिद्र से? मैं ये सारा मिटा देती हूँ बेटा, ये नहीं आपको समझ में आएगा वृक्क की संरचना में। अंदर वाली ये जो स्ट्रक्चर है, ये छिद्र जो है, इस छिद्र को हम बोल रहे हैं हाइलम। अंदर जो जा रही है वो दो है, एक तो धमनी है हमारी, ठीक है, उसके बाद दूसरी है तंत्रिका। ये दोनों तो प्रवेश करती है, ये एंटर हो रही है। उसके बाद बाहर निकलने का काम कौन कर रहा है? शिरा, मूत्र वाहिनी और लसिका वाहिनी। ठीक है, ये सब इसके किडनी से क्या करती है? बाहर निकलती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे ये सामने दिख रही है आपको मूत्र वाहिनी, ये मूत्र वाहिनी इससे क्या करती है? बाहर निकलती है। अब मूत्र वाहिनी जो होती है वो किडनी से जब बाहर निकलती है, ठीक, लेकिन इस मूत्र वाहिनी का आगे वाला हिस्सा जो किडनी के अंदर उपस्थित है ये क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। ये जो चौड़ा हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये चौड़ा हिस्सा, इसे हम श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। मूत्र वाहिनी किडनी के अंदर यानी वृक्क के अंदर प्रवेश करके आगे की ओर क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। इस चौड़े हिस्से को हम क्या कहते हैं? श्रोणी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, अब ये श्रोणी जो है वो आगे चल के क्या होती है? देखो आप, शाखाओं में बट रही है इस तरीके से, ये शाखाओं में बट रही है ना। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है शाखाओं में बटा हुआ, इसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इन कैलिक्स से ही क्या जुड़े रहते हैं? ये पिरामिड क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, तो कैलिक्स से क्या जुड़ा रहता है? पिरामिड्स जो है वो जुड़े रहते हैं। अब आप ये जो बड़ा वाला देख रहे हो, ये बड़ा, ये तो वृहद कैलिक्स हो गए, और ये छोटे छोटी शाखाओं में देख रहे हो ना, ये लघु कैलिक्स हो गए। मतलब ये जो कैलिक्स है वो इस तरीके से, ये हमारा श्रोणी वाला हिस्सा हो गया, है ना, ये श्रोणी वाला हिस्सा हो गया। तो ये जो कैलिक्स है आप पहले ऐसा है,
तो इसको बोलेंगे हम बृहद कैलिक्स। फिर ये ऐसे शाखाओं में बट रहा है तो इसको बोलेंगे लघु कैलिक्स। तो ये इस तरीके से शाखाओं में क्या होता है, बटा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपके ये जो किडनी की स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसकी बात करेंगे हम, मूत्र वाहिनी की। किडनी हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम लोग किसको देखेंगे, मूत्र वाहिनी की स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो मूत्र वाहिनियां जो होती है, वृक की जो वृक होती है उसकी श्रोणी वाले हिस्से से क्या करती है, निकलती है। एक जैसे ये किडनी है हमारी और ये किडनी है, तो दोनों ओर से क्या होती है, जो मूत्र वाहिनियां होती है निकलती है। तो दो मूत्र वाहिनी क्या होती है, पाई जाती है। तो मूत्र वाहिनियां ये है, ठीक है, दोनों ओर की किडनी से निकलती है और आगे जाकर किसमें खुलती है, ये थैले रूपी संरचना में खुलती है, जिसको क्या कहा जाता है, मूत्राशय कहा जाता है। मूत्राशय जो है आगे चलकर मूत्र मार्ग के रूप में खुलता है। ठीक है, तो ये जो है मूत्राशय और मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग। तो मूत्र वाहिनियों की क्या विशेषता होती है, तो वृक से जो श्रोणी हिस्सा है वहां से ये निकलती है तथा मोटी और पेशीय भित्ति की बनी होती है। इसका निर्माण किससे होता है, पेशीय भित्ति के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर इसके नीचे की ओर मूत्राशय में जाकर खुलती है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनियों के छिद्र तिरछे होते हैं, मतलब ये जो छिद्र है वो इस तरह से लगे हुए, लेकिन ये ऐसे क्या होते हैं, तिरछे होते हैं ऐसे, मतलब ये मूत्र वाहिनी है ये, और छिद्र कैसा होगा, ऐसा टेढ़ा होगा। टेढ़ा होने का रीजन, ताकि जो मूत्र यहाँ इकट्ठा हुआ वो वापस ऊपर की ओर नहीं जा सके। तो मूत्र वाहिनियों के जो छिद्र होते हैं वो कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं। ठीक है, फिर है मूत्र वाहिनियों की भित्ति मोटी पेशी होती है। पेशियां वाहिनियों में मूत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है, इनकी पेशियां जो होती है उनमें तरंग रूपी जो है गतियां क्या होती है, पैदा होती है, जिसकी वजह से मूत्र क्या होता है, आगे ट्रांसफर हो पाता है। फिर आता है मूत्राशय। मूत्राशय एक थैले के समान आप देख रहे हो, ये नीचे एक संरचना होती है थैले के समान, ठीक है, जो कि इसमें मूत्र का स्थायी रूप से क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। मतलब मूत्राशय का काम क्या है, मूत्राशय जो है स्टोरेज करता है पानी, जो मूत्र होता है उसको संग्रहित करने का। मतलब यहाँ पर मूत्र आकर जो मूत्र बना है किडनी के अंदर, वो मूत्र वाहिनी लेकर आती है और कहाँ स्टोर करती है, मूत्राशय के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। अब मूत्राशय जो है, मूत्राशय के 3 स्तर होते हैं, ये ध्यान रखना। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मूत्राशय के बारे में, कि मूत्राशय जो है उसका निर्माण 3 स्तरों से होता है। कितने स्तर से, 3 स्तर से। मूत्राशय का निर्माण 3 स्तरों से होता है। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। क्या मतलब है, ये जैसे मूत्राशय है, ये मूत्र वाहिनी आकर यहाँ पर खुल रही है ना, तो ये मूत्राशय है ना, तो इसके 3 लेयर्स है, यानी 3 भित्तियों से मिलकर ये बना है इस तरीके से। ये पहला हो गया बाह्य, फिर ये हो गया मध्य और फिर ये हो गया अंतः। तो ये 3 स्तर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो बाह्य स्तर जो है वो किसका बना होता है, पेरिटोनियम का। वही पेरिटोनियम जो इसको चिपकाने में मदद करती है किडनी को, पेरिटोनियम का बना होता है, सीरोसा स्तर का बना होता है। मध्य स्तर अरेखित पेशियों का बना होता है, मतलब हमारी इच्छा या हमारा नियंत्रण इस स्तर पर नहीं होता। फिर आता है अंतः स्तर, ये श्लेष्मा का स्रवण करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो श्लेष्मी का स्तर से मिलकर बना होता है। तो मूत्राशय के 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। बाह्य स्तर सीरोसा और पेरिटोनियम का बना होता है, मध्य स्तर जो होता है वो किसका बना होता है, अरेखित पेशियों का, और अंदर ही अंदर वाला किससे बना होता है, श्लेष्मिका स्तर से बना हुआ होता है। मूत्राशय में जो मूत्राशय होता है नरों में कहाँ पाया जाता है, मलाशय, मतलब जहां मल का संग्रहण किया जाता है उस मलाशय के आगे की ओर नरों के अंदर मूत्राशय पाया जाता है। जबकि मादा में ये योनि के ठीक ऊपर, योनि वाला भाग जो होता है मादा का, उसके ऊपर पाया जाता है। मूत्राशय में
700 से लगाकर 800 ml तक जो मूत्र है उसका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। मूत्राशय जो है आगे एक छिद्र के द्वारा किसमें खुलता है, मूत्र मार्ग के अंदर खुलता है। यानी मूत्राशय के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है, ये मूत्राशय है, अब मैं ये मिटा रही हूं। तो ये जो मूत्राशय है वो आगे चलकर एक छिद्र रूपी संरचना में, छिद्र के द्वारा, ये छेद है, इस छिद्र के द्वारा जिस संरचना में खुलता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। और यहाँ पर एक क्या होती है, पेशीय अवरोधनी होती है, एक पेशीय अवरोधनी यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अवरोधनी पाई जाती है मनुष्यों में, ये ऐच्छिक पाई जाती है। मतलब ये किसकी बनी होती है, ऐच्छिक पेशियों का, मतलब यहाँ पर हमारा नियंत्रण होता है, ऐसी पेशियों से बनी हुई होती है। ठीक है, और जबकि जो खरगोश वगैरह होते हैं उनमें अनैच्छिक पेशियों की बनी हुई होती है। फिर बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारे जो चौथी जो हमारी संरचना है मानव मूत्र उत्सर्जन तंत्र की, वो है मूत्र मार्ग। ठीक है, तो मूत्र मार्ग की हम बात करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारे उत्सर्जन का। तो मूत्राशय की ग्रीवा एक पतली सी नलिका में निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय से एक पतली सी नलिका रूपी संरचना निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पेशी उपस्थिति है, मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती है। मतलब यहाँ पर ये मूत्र मार्ग है, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसके थ्रू जितना भी यूरिन होता है या जितना भी मूत्र होता है वो बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर एक एक क्या पाई जाती है, संकोचनी या अवरोधनी पाई जाती है, जो कि क्या होती है, अनैच्छिक होती है। इसका खुलना हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। ये जब पूरा मूत्राशय मूत्र से भर गया तो ये ऑटोमेटिक ढीली पड़ जाएगी और सारा मूत्र क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में। और इसके बाद ये जो मूत्र मार्ग की साइज होती है मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होती है ना। तो मूत्र मार्ग जो होता है नरों के अंदर कितना होता है, नर के अंदर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि मादा के अंदर ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आगे बात समझ में। नरों के अंदर इस जो मूत्र मार्ग है उससे शुक्राणु भी बाहर आते हैं प्लस मूत्र भी बाहर आते हैं, मतलब इनका दोनों का निकलने का जो रास्ता है वो एक ही है, इसीलिए इसको मूत्र जनन मार्ग या मूत्र जनन छिद्र जो है वो इसके आगे के छिद्र को कहा जाता है। जबकि मादाओं में सिर्फ मूत्र मार्ग का काम क्या है, मूत्र को बाहर निकालना। ठीक है, तो नरों के जो मूत्र मार्ग है कितना लंबा है बेटा, 15 सेंटीमीटर है, और इससे दोनों चीजें बाहर निकल रही है, शुक्राणु भी निकल रहे हैं और मूत्र भी निकाल रहे हैं। तो नर जो है उनके जो मूत्र मार्ग है उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से 3 भाग है। पहला है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट मूत्र मार्ग, ठीक है, दूसरा है झिल्ली मूत्र मार्ग, ठीक है, और तीसरा इसका है शिश्नीय भाग। ठीक है, कैसे होगा ये, देखो हम नर जनन तंत्र पढ़ते हैं, रफ डायग्राम में बना देती हूं। ये मूत्राशय है, ये शुक्र वाहिनी है, आगे चलकर ये सिक्लन नलिका कहलाती है। तो ये शुक्र वाहिनी आकर ऐसे जुड़ती है, जुड़ने के बाद ये ऐसे निकलती है। अब जैसे ही इसके अंदर क्या आकर जुड़ गया, इधर से देखो मूत्राशय से मूत्र मार्ग आकर जुड़ रहा है। ठीक है, मूत्र नलिका आके जुड़ रही है,
मूत्राशय से मूत्र नलिका निकल रही है, ये इसको आकर क्या कर रही है, इस शुक्र वाहिनी से आकर जुड़ गई है। अब यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि नरों में क्या कहलाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो नर जनन अंग होता है जिससे कहा जाता है शिश्न, और यहाँ छेद होता है तो ये छिद्र के रूप में आगे खुलती है। ठीक है, तो ये नर मैथुन अंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। ठीक, तो अब देखो ये मूत्राशय है जहां पर मूत्र है, मूत्र नलिका इस मूत्र को कहाँ लाकर छोड़ रही है, इस नली में। आगे यहाँ पे ये वृषण है, इसमें क्या बनते हैं, शुक्राणु। ठीक है, तो शुक्र वाहिनी इसको लेके आ रही है, तो इधर से तो आ गया शुक्राणु और इधर से आ गया मूत्र, दोनों का मार्ग क्या हो गया, एक ही हो गया। अब ये नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि है, तो ये अब यहाँ पर मूत्राशय से आने वाली नली भी जुड़ गई और शुक्र वाहिनी जुड़ गई, तो अब ये क्या कहलाएगी, मूत्र जनन नलिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मूत्र जनन नलिका। तो मूत्र जनन नलिका का वो भाग जो किससे होकर गुजरता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से, ये क्या कहलाएगा, प्रोस्टेट मूत्र मार्ग क्या है कहलाएगा। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, समझ आ गया। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, शिश्न। तो शिश्न के अंदर जो मूत्र मार्ग जा रहा है उसको शिश्नीय भाग कहेंगे मूत्र मार्ग का। अब ये प्रोस्टेट वाला भाग था, ये शिश्न वाला भाग था, इसके बीच का भाग क्या कहलाएगा, झिल्लीय मूत्र मार्ग। ये सबसे छोटा होता है तीनों में, समझ में आ गया। तो ये हमारे मूत्र मार्ग, आगे चलकर ये जो छिद्र के रूप में मूत्र बाहर निकल रहा है ये हमारा क्या हो गया, मूत्र जनन छिद्र हो गया, समझ आ गया। तो ये आपका जो मादा सॉरी नर या हम बोले मादा का जो उत्सर्जन तंत्र है, ये तो मूत्र मार्ग था ओनली, लेकिन मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या होता है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।